जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ प्रबंधन पर। आज हम पढ़ेंगे प्रबंधन के कार्य। इसके पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ प्रबंधन के ऊपर में। एक में प्रबंधन क्या है, प्रबंधन का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है। और सेकेंड वीडियो उससे ही रिलेटेड है। और आज जो प्रबंधन का तीसरा वीडियो है, ठीक है, इसमें हम प्रबंधन के कार्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है आपको। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा प्रबंधन के कार्य, ठीक है। प्रबंधन मैनेजमेंट क्या क्या कार्य करवाता है, ठीक है। अब देखिए, प्रबंधन के प्रमुख कार्य की बात करें तो प्रबंधन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। अब प्रबंधन के कार्य निम्नलिखित है। पहला जो कार्य आता है प्रबंधन का वो क्या है, नियोजन का। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कई क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके पटवारी परीक्षा में। तो देखिए, सबसे पहला कार्य क्या है प्रबंधन का, नियोजन। अब भैया नियोजन का मतलब क्या होता है, प्लानिंग। नियोजन का सीधा सा मतलब क्या है, प्लानिंग करना किसी भी चीज़ की। ये नोट भी करते जाए आप, कंटेंट बाकी आपको PDF सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है। एक प्रक्रिया के रूप में प्रबंधन का पहला कार्य नियोजन होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि प्रबंधन का पहला कार्य क्या होता है। तो प्रबंधन का पहला कार्य क्या है भैया, नियोजन। ये जरूर नोट कर लें। प्रबंधन का पहला कार्य क्या हुआ, नियोजन करना, ठीक है। नियोजन, ठीक है। नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना, नियोजन प्लान लाना, ठीक है, प्लानिंग करना। उपक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु यहाँ अत्यधिक आवश्यक कार्य हैं। अब कोई भी उपक्रम हो गया, कोई भी कंपनी हो गई, या कोई भी प्रोजेक्ट हो गया, या कोई भी विभाग हो गया, उसको चलाने के लिए प्लानिंग आवश्यक है। अगर किसी भी विभाग को चलाना है हमें, और अगर हम प्लान ही नहीं बनाएंगे तो कोई विभाग चल पाएगा ठीक से? या कोई सी कंपनी अगर उसको चलाना है हमें, अब हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है तो हम उस कंपनी को चला सकते क्या, रन कर सकते क्या? नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो काम होता है नियोजन का, प्लान बनाना, ठीक है, नियोजन करना, ठीक है। हिंदी में नियोजन कहते हैं, इंग्लिश में प्लान कहते हैं, प्लानिंग, ठीक है। एक उपक्रम का प्रबंधक सर्वप्रथम लक्ष्यों उद्देश्यों का निर्धारण करता है। अब देखिए, कोई भी उपक्रम हो गया या कोई सी भी संस्था हो गई, जो उसका प्रबंधक होता है वो क्या करता है, सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करता है। क्या क्या लक्ष्य होंगे, ठीक है, क्या क्या टारगेट होंगे और क्या क्या उद्देश्य होंगे, ठीक है, क्या क्या अचीव करना है, ये निर्धारित करता है प्लान में। उसके बाद वो आगे कार्य करता है। अगर ये 2 मेन चीजें जिसके ऊपर पूरा प्लान बनेगा, जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, तथा उन्हें प्राप्त करने हेतु एक उपयुक्त मार्ग का चुनाव करता है। अब प्लान बना लिया, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कौन सी मेथड यूज करेगा, वो उस पर कार्य करेगा। नियोजन प्रक्रिया में प्रबंधक इस बात पर विचार करता है कि इस समय हम कहाँ पर हैं, मतलब इस समय हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। जो प्लान बना रहे हैं हम, उसमें हमारी स्थिति क्या है अभी, और इसमें क्या सुधार करेंगे आगे हमें क्या चेंजेस चाहिए। तो वो उद्देश्य और लक्ष्य हो गए। तो अभी कहाँ पर खड़े, मतलब वर्तमान की स्थिति देखेंगे हम कि अभी क्या क्या समस्याएं हैं, उनका निराकरण क्या करना है हमें, तथा भविष्य में हमें कहाँ पहुंचना है, मतलब भविष्य में हमें जो समस्या आ रही है उनका निराकरण कैसे होगा, इस पर कार्य करता है एक प्रबंधक। इसके बाद देखिए, जब वह प्राप्त करने वाला लक्ष्य के बारे में सोचता है, मतलब जो उसको मिलेगा, आउटपुट होगा, जो भी काम करेगा, मेहनत करेगा, जो भी प्रोजेक्ट लेकर आया, उसका कुछ ना आउटपुट तो मिलेगा उसको, तो उसके बारे में सोचता है। तो उसे भविष्य में उत्पन्न हो सकने वाले खतरों का आभास हो जाता है। अब भैया उसने प्लान बना लिया, भविष्य में उसे जो प्लान लेकर आया है, वो जो भी योजना है, जैसे कि किसानों को हम 4-4 हज़ार रुपये देगी मध्य प्रदेश सरकार साल भर के अंदर, तो उस प्लान को लागू करने में क्या क्या खतरे हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि भैया सरकार के ऊपर राजस्व का भार बढ़ जाएगा, सरकार को लोन लेना पड़ेंगे उस टारगेट को अचीव करने के लिए। इसके बाद आता है, इन्हें दूर करने हेतु पूर्व में ही आवश्यक कदम अभिप्रेरणा उठाने में समर्थ हो जाता है। अब देखिए, सरकार प्रोजेक्ट लेकर आ गई कि 4-4 हज़ार रुपये देना है किसानों को। अब सरकार 4-4 हज़ार रुपये देने के लिए या तो टैक्स बढ़ाएगी, देखा होगा आपने कई बार सरकार शराब पर टैक्स बढ़ा देती 2 रुपये। अब 2 रुपये बढ़ाए तो वो किसको दिए जाएंगे, किसानों को, या फिर सरकार कहीं से लोन लेती है, ठीक है। तो ये सरकार ने पहले से व्यवस्था की, ठीक है। और यहाँ सब नियोजन के 6 संप्रेषण हैं, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। और देखिए, संदेशवाहक द्वारा
संदेशवाहक द्वारा ही संभव होता है। वास्तव में नियोजन भविष्य की क्रियाओं का वर्तमान अनुमान लगाना है। नियोजन क्या है? नियोजन वास्तव में भविष्य में जो होने वाला है उन क्रियाओं का एक अनुमान लगाना है। आपको अनुमान लगाना है कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, जो प्लान बनाया उसमें क्या क्या समस्याएं आएगी आपको, और उन समस्याओं का निपटारा कैसे करोगे आप। तो नियोजन क्या कि वर्तमान में ही वो प्लान बना लेना है कि भविष्य में क्या क्या समस्या आएगी और क्या क्या फायदा होना है, उसे हम क्या कहेंगे? नियोजन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए अगला है हमारा प्रबंध के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। नियोजन प्रक्रिया में उपक्रम के लक्ष्य निर्धारित, मतलब जो टारगेट है वो निर्धारित करते हैं, क्या क्या अचीव करना है हमको, उन्हें प्राप्त करने हेतु सुस्पष्ट नीति का निर्माण के साथ साथ नीतियों के से संबंधित नियम, व्यूह रचना, कार्यक्रम भी बनाए जाते हैं। तभी इन नीतियों का सफलतापूर्वक लागू कर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। अब हम क्या करते हैं, पूरा प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, फिर उसे हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं। अब उसमें हमें क्या क्या समस्याएं आएगी, क्या प्लान रहेगा हमारा, किस टाइम पे वर्किंग स्टार्ट होगा, किस टाइम पे वर्क एंड हो जाएगा, ये योजना कब तक चलाना है, इसमें सर्वे कौन सी टीम करेगी, किस व्यक्ति की क्या योग्यताएं, इस पूरा हम प्लान में ले लेते हैं कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद संगठन। अब हमने प्लान तो बना लिया, प्लान के बाद सेकेंड स्टेप आती है हमारी कार्य में प्रबंध का, क्या रहेगा? संगठन। अब प्लान बना लिया आपने, भैया प्लान बना लिया तो उसे इम्प्लीमेंट भी तो करवाना होगा, कि बगैर इम्प्लीमेंट करवाए काम हो जाएगा। अब प्लान बनाया तो उसे लागू भी तो करना पड़ेगा। अब उसे लागू करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? संगठन। संगठन मतलब जो उस प्लान को जमीन पर उतारेगा, धरातल पर लेकर आएगा। ठीक है, संगठन क्या करता है? संगठन उस प्लान को लागू करवाएगा। ठीक है, जैसे 4000 वाली योजना ही ले लेते हैं कि सरकार की 4000 रुपये वाली योजना, किसानों को 4000 रुपये महीना देना है। अब सरकार ने ये योजना बना दी, अब देने के लिए भैया पटवारी तो चाहिए, सर्वे करेंगे वही तो नाम देंगे किन किन किसान इसका फायदा ले पाएंगे। तो ये क्या हो गया? संगठन हो गया, यही तो इम्प्लीमेंट करवाएगा। तो अब देखिए नियोजन मतलब हमने प्लान बना लिया, अब उसके बाद जो सेकंड चीज की जरूरत होती है हमें, वो क्या रहता है? संगठन। तो देखिए संगठन क्या है? प्रबंध क्रिया में नियोजन के उपरांत संगठन का कार्य करना होता है। ठीक है, संगठन का कार्य करना होता है। नियोजन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कर्मचारियों, ठीक है, एम्प्लॉइज की जरूरत होगी जो प्लान लाए हैं उसको लागू करने के लिए। पूंजी की जरूरत लगेगी, पैसे की जरूरत लगेगी, कोई भी प्लान है उसे लागू करवाने के लिए आपको। मशीनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, फिर इसके बाद कच्चा माल लगेगा आपको, जो भी आप बना रहे हैं उसके लिए। ठीक है, रॉ मटेरियल वगैरह लगता है, तथा जुटाना तथा उनसे संयुक्त रूप से कार्य कराना, सभी से काम करवाना मिलजुल के। नहीं तो पता चल रहा है कि एक ही काम कर रहा है, बाकी सब सो रहे हैं। बाकी बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं काम का बोल के घर पे जाके सो गए, तो प्लान अचीव नहीं होगा हमारा जो टारगेट डिसाइड करा हमने। अब देखिए इसके बाद आवश्यक होता है कि इन संसाधनों का कुशलतम उपयोग एक अच्छा संगठन है। मतलब जो हमने जो संसाधन है हमारे पास उनका उपयोग अच्छा होना चाहिए, मिस यूज नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड पढ़ाने के काम का है तो इसका सही यूज होना चाहिए। नहीं तो हम यहाँ पर इसके सामने टेनिस बॉल खेल रहे हैं, पता चला इसमें लगी और खराब हो गया। ठीक है, या हमने इसको बंद करके इसे भटक दिया, हम वो वाइट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, तो कुछ फायदा मिलेगा क्या? जो संसाधन है उनका मिसयूज हो रहा है। जब हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ रही हैं, कई मैप वगैरह से समझाया मैंने कई टॉपिक आप लोगों को, तो उससे क्या हुआ? संसाधनों का सही यूज हो रहा ना। अगर मैं जस्ट यहाँ पर दूसरे व्हाइट बोर्ड का यूज करता हूँ और उस पर डिजिटल कोई सुविधा है नहीं, उसमें मैप वगैरह में समझा नहीं पाऊंगा ठीक से, तो संसाधनों का क्या हुआ? मिस यूज हुआ। ये होने के बाद भी मैंने इसको बंद भटक के रखा। तो जो संसाधन है उनका क्या होना चाहिए? कुशलतम उपयोग होना चाहिए, मतलब अच्छे से अच्छा उपयोग करना है आपको। अब देखिए संगठन द्वारा संभव होता है। संगठन नियोजन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु किए जाने वाले कार्यों को तैयार करना, यांत्रिकीकरण की प्रक्रिया है। अब देखिए जो भी आपने प्लान बनाया है संगठन में, वो कार्य करने का प्लान तैयार करता है। कौन करता है? और उसको क्रियान्वयन करवाता कौन है? तो संगठन करवाता है। संगठन के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जबकि संगठन योजना को क्रियान्वित कराने हेतु अनेक व्यक्तियों द्वारा मिलकर किया जाने वाला एक संयुक्त प्रयास है। संगठन में जितने भी व्यक्ति होंगे वो सब व्यक्ति मिलकर ही कार्य करते हैं, तब जाकर आपका प्लान जो आपने बनाया है वो
लागू होगा, जो नियोजन करा था, जो प्लानिंग की थी, वो सफल कब होगी? जब सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे उसको। अतः यहाँ नियोजन या निर्धारित करता है कि प्रबंध क्या करना चाहता है, ठीक है, जबकि संगठन योजना या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावकारी मशीनरी प्रदान करता है, ठीक है, प्रदान करता है। संगठन क्या कर रहा है? जो टारगेट डिसाइड करा है उसको पूरा करने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद देखिए, इस प्रकार प्रबंध को संगठन हेतु जो कार्य करने होते हैं वह है उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्रियाओं का निर्धारण करना। अब जो उद्देश्य है, आपका जो प्लान है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना रहेगा? क्रियाओं का निर्धारण, क्या क्या काम करना पड़ेगा वो निर्धारित करना पड़ेगा। इन क्रियाओं का समूहबद्ध करके विभिन्न प्रबंध की इकाई या विभागों का वर्गीकृत करना होगा। अब देखिए, यहाँ पर जो भी आप प्लान बना रहे हैं उसमें सब अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ते हैं कि भैया जैसे ट्रांसपोर्ट का कामकाज कौन देख रहे हैं, ठीक है, जमीनी वर्क कौन करेंगे, ठीक है, कंप्यूटर में डाटा फीड कौन करेगा, ठीक है, पैसे का प्रबंध कौन करेगा। तो ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वो कार्य करते हैं प्रबंध में, ठीक है। इसके बाद देखिए, इनमें प्रत्येक विभाग का पृथक विभागीय प्रमुख होता है, ठीक, मतलब सभी विभाग, जैसे हम मान लेते हैं कि हमें कुछ प्लान बनाया तो उसमें भैया जल विभाग अलग होगा, किसी के पास होगा, ठीक है, परिवहन विभाग किसी के पास होगा, ठीक है, इसके बाद तकनीकी विभाग किसी के पास होगा, ठीक है, और बजट किसी के पास होगा। तो ये सारे विभाग हमने अलग अलग बना लिए, तभी तो हमारा प्लान बनेगा ठीक से, तभी तो हम इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे उसको। प्रत्येक विभाग में विभिन्न प्रकार की प्रकृति वाली क्रियाओं का समूहबद्ध करके अलग अलग करके उप विभागों में बांटे। अब उसके अंदर हम कई उप विभाग बना देंगे छोटे छोटे, जो हमारे कार्य को क्या करें? सफल बनवाएं, सफल हो सके हमारा जो प्लान है, ठीक है। इसके बाद देखिए, उपक्रमों के कार्यों को विभिन्न विभागों उप विभागों में हम सौंप देंगे, डिवाइड कर देंगे कार्यों को, ठीक है। इसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है अब हमारा मानव शक्ति। देखिए इसमें ही क्या है, अब हमारा नियोजन में अगला जो पॉइंट है, देखिए मानव शक्ति की आवश्यकता का अनुमान लगाना। अब आपने जो प्लान बनाया है, नियोजन किया है, जो प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, उसमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत लगेगी आपको, ठीक। जैसे सरकार को लग रहा है कि नए पटवारी 9000 चाहिए उसको, ठीक है, तो प्लान में अब जो हम नया प्लान लेकर आए हैं कि इतनी पोस्ट खाली है, ठीक है, हमें योजना क्रियान्वित करने के लिए कितने पटवारी चाहिए आज? 9000। तो ये क्या है कि कितने मानव शक्ति की आवश्यकता है। अब सरकार को बोल दो कि भैया 90,000 कर लो ये पद, तो क्या हर घर पे एक पटवारी बिठाएंगे क्या? ठीक है, उनको सैलरी भी तो देना पड़ेगी। तो क्या हुआ, आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कितनी मानव शक्ति की आवश्यकता रहेगी। कोई भी प्रोजेक्ट हुआ, कोई सा भी प्लान हुआ, योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति देकर उन्हें प्रशिक्षण देना। जब आप लोग पटवारी के लिए सिलेक्टेड हो जाओगे, जो चुने जाएंगे वो योग्य व्यक्ति होंगे, और जो बच जाएंगे वो सब अटाला हो जाएगा, सब बाहर, छलनी लगा दी हमने। अब उसमें से भी क्या होगा, फिर सरकार उन्हें ट्रेनिंग देगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग देंगे, फिर उसके बाद वर्क दिया जाएगा। उनके कार्यों का मूल्यांकन, आधार और वेतन का निर्धारण करेंगे, ठीक। अब वो हमने उनको क्या करा, अपॉइंटमेंट हो गया, अब वो जो कार्य कर रहे हैं उनका मूल्यांकन होगा, ठीक से कार्य कर पा रहे नहीं कर पा रहे, नहीं तो बहुत सारे ऐसे तो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए इसके बाद देखिए समय समय पर मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा चौथा पॉइंट है क्या है, निर्देशन। अब डायरेक्शन करेंगे हम, ठीक है, निर्देश दिए जाएंगे, निर्देशन, डायरेक्शन। अब देखिए प्रबंध क्रियाओं में नियुक्तियों के उपरांत कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं। अपॉइंटमेंट मिल गया आप लोगों को, उसके बाद क्या होगा, निर्देश दिए जाएंगे कि अब आपको क्या करना है, ठीक है, डायरेक्शन मिलेंगे। रोज नए नए आदेश आते हैं सरकारी विभागों में, आज ये प्लान करना है, आज ये काम करना है, कल वो काम करना है, आज ये करना है, तो ये निर्देश मिल रहे हैं आगे से, उसके हिसाब से क्या होंगे, सभी काम कर देंगे, ठीक है, ताकि लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ा जा सके। निर्देशन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। निर्देशन प्रबंध का क्या है, एक महत्वपूर्ण कार्य है। निर्देशन में अधीनस्थों का पद प्रदर्शन गाइड करते हैं, जो निम्न कर्मचारी होते हैं, करने के साथ साथ उनके निरीक्षण करने की भी आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे निर्देशन दे दिया, डायरेक्शन दे दिया, उसके बाद निरीक्षण भी करना पड़ता, नहीं तो बहुत सारे एम्प्लॉयज मक्कारी करा करते हैं, काम ही नहीं कर रहे, पता चले जो सरकार का प्लान है वो वैसे ही फेल हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए इस कार्य को करते समय इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि उनमें किस प्रकार का असंतोष ना हो अथवा पूरा सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी, ठीक है, नई नई चीजें लाना है आपको, ठीक है, जैसे कुछ भी कार्य करना है तो उसको नए तरीके से करना है, ठीक है, के साथ लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना है, मतलब सहयोग करना है जो भी आपको टारगेट दिया गया है, ठीक है। निर्देशन करते समय अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ संस्था का इतिहास, परंपरा, उद्देश्य और नीतियों की पूर्ण जानकारी दी जाए ताकि उनमें संस्था के प्रति लगाव, आस्था उत्पन्न हो। भैया जो प्लान बना लिया ना आपने, उसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हो तो आपको संस्था से प्यार भी करना है, अपने काम के प्रति आपको लगाव होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। और ये समर्पण कब आएगा? जब आपको आपकी संस्था के उद्देश्य बताए जाएंगे, ठीक है। जैसे कई एनजीओ चलते हैं, वो फ्री में लोगों की सेवा करते हैं। क्यों सेवा करते हैं? क्योंकि जो उसके अंदर संगठन बनाया गया है और जो उसके निम्न कर्मचारी है, जो भी पदाधिकारी है, उनको संगठन की पूरी रूपरेखा समझा दी गई है कि आप समाज का हित के लिए काम कर रहे हो, समाज से लगाव हो जाएगा उनको, तो काम करेंगे वो ईमानदारी से। इसके बाद देखिए आगे, देखिए आगे क्या है, आधुनिक समय में निर्देशन के स्थान पर नेतृत्व शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। अब निर्देशन की बात नहीं करते हैं, अब किसकी बात करते हैं? नेतृत्व की। आपने सुना होगा कि इनके नेतृत्व में ऐसा काम हो चुका है, ऐसा नहीं होता है कि इनके निर्देशों में ये कार्य हो। नेतृत्व मतलब लीडरशिप की बात आ गई। अब समय के साथ हमने परिभाषाओं में चेंजेस कर दिया। पहले हम क्या करते थे? पहले हम नेतृत्व की बात, निर्देशन की बात करते थे। आज हम किसकी बात करते हैं? नेतृत्व की। कई बार आपने टेलीविजन पे भी सुना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात चुनाव भारी बहुमतों से बीजेपी जीत गई, ठीक है, या इस लीडर के नेतृत्व में यहाँ पार्टी जीत गई, तो उस नेतृत्व की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके निर्देशों में, निर्देश वर्ड धीरे धीरे खत्म हो रहा है और उसकी जगह पर क्या यूज होने लगा है? नेतृत्व वर्ड यूज होने लगा है, ठीक है। प्रजातांत्रिक प्रबंधन में नेतृत्व प्रदान करना अधिक उचित शब्द प्रतीत होता है। नेतृत्व शब्द यूज करना क्या होता है? अधिक उचित, मतलब डेमोक्रेसी में क्या है? प्रजातंत्र में नेतृत्व वर्ड यूज करना अधिक उचित शब्द है, ठीक है। वास्तव में नेतृत्व करना एक कला है, ये मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। नेतृत्व करना क्या है? एक कला है। लीडरशिप एक कला होती है, ठीक है, सबके पास नहीं होती। सभी व्यक्ति नेता नहीं बन सकते। जिनके पास लीडरशिप की कला होती है वही लीडर बन पाते हैं। जिनमें व्यक्तियों को इस प्रकार प्रभावित किया जाता है कि वह संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इच्छा तथा निष्ठा के साथ कार्य करते हैं। इस प्रकार निर्देशन के अंतर्गत शामिल होने वाली प्रमुख बातें, अब देखिए निर्देशन में कौन कौन सी बातें शामिल की जाती हैं वो देखते हैं। अब देखिए पहली है अधीनस्थों के साथ परस्पर सद्भावना समन्वय स्थापित करना। किसी भी संस्था की किसी भी प्लान को, नियोजन को सफल बनाने के लिए संस्था के जो अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनके साथ सद्भावना का संबंध होना चाहिए, तभी वो अपना पूर्ण समर्पण दे पाएंगे संस्था को, और संस्था आपकी सफल हो पाएगी। जो भी नियोजन आपने प्लान बनाया है वो सफल होगा। उन्हें लिखित में आदेश निर्देश देना, जो भी आदेश हो वो लिखित में होना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं हवा में बोल दिया, ठीक है। हवा में बोल दिया मतलब आया गया है, क्या प्रूफ है आपके पास, ठीक है। अधीनस्थों को कार्य समझाना, जो आपके नीचे काम करेंगे उनको क्या करना है? काम समझाना है। प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना है। कार्य के प्रति निष्ठा पैदा करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अधीनस्थों द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण करना, निरीक्षण भी करना है कि सही कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पा रहे हैं वो लोग। फिर इसके बाद अभिप्रेरणा। अब देखिए अभिप्रेरणा डायरेक्ट समझा देता हूं मैं आपको। अभिप्रेरणा की बात करें, मोटिवेशन, अपने अधीनस्थों को काम करने के लिए प्रेरित करना, ठीक। अब देखिए अधीनस्थों को काम करने के लिए प्रेरित करना, तो हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। या तो हम अधीनस्थों के कार्यों की तारीफ कर दें, जो व्यक्ति जितना अच्छा कार्य करे उसकी तारीफ कर दो तो वो अभिप्रेरित हो जाएगा काम करने के लिए, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे मक्कार लोग होंगे जो कार्य नहीं कर रहे होंगे ठीक से, तो उन्हें डांट दिया जाए या उनके इंक्रीमेंट रोक दिए जाए तो वो काम करेंगे। तो ये नकारात्मक अभिप्रेरणा है, पर इसका प्रभाव पॉजिटिव पड़ेगा, ठीक, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे कभी किसी व्यक्ति का इंक्रीमेंट ज़्यादा हो जाता है, वो बहुत अच्छा काम करता है,
तो क्या होगा, दूसरे व्यक्ति वो और ज़्यादा अच्छा काम करना चाहेगा। अब दूसरे व्यक्ति क्या होंगे, उससे आकर्षित होकर वो भी अच्छा काम करेंगे ताकि अगली बार उनका भी इंक्रीमेंट ज़्यादा हो। अब कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे कि अपने को इंक्रीमेंट चाहिए ही नहीं भैया, अपने को जो है वही भुगते हैं, तो फिर क्या होगा, उन व्यक्तियों की सैलरी काट ली जाएगी एक दिनों की। तो फिर क्या होगा, वो भी प्रेरित होंगे, ठीक है, कि भैया सैलरी कट जाती है, तो वो भी क्या करेंगे। तो अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक में हम क्या करेंगे, उसको दंड दे देंगे, डरा देंगे, ठीक है, कोई उसके विरुद्ध कार्रवाई कर देंगे, ठीक है, या उसे नौकरी से निकालने की धमकी देंगे। इस टाइप की ये नकारात्मक अभिप्रेरणा होती है, पर इसका प्रभाव सकारात्मक होता है। अब सकारात्मक अभिप्रेरणा में क्या होता है कि या तो हम उसको कुछ स्पेशल गिफ्ट दे दें, बोनस वगैरह दे दें, या उसकी सैलरी वृद्धि कर दें, ठीक। तो ये क्या हो गया, सकारात्मक अभिप्रेरणा। यही कहा इसमें, देख लीजिए आप आगे देखिए, देखिए नियम व्यवहार लागू पहलू, देखिए आगे मिलेगा आपको। मनोबल को ऊंचा करना नेतृत्व में, ठीक है। अभिप्रेरणा महत्व, अभिप्रेरणा मतलब प्रेरित करना उसको काम करने के लिए, महत्व, ठीक है। इससे पृथक कुशल नेतृत्व अधीनस्थ बल प्रदान होगा हम लोगों को, ठीक है। उससे क्या होता है, लोग प्रेरित होंगे, वो जो भी अभिप्रेरणा देगी ना आप उससे। अब देखिए संप्रेषण एवं संदेशवाहक, प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण जो जान होती है वो होता है संदेश, ठीक है। क्या होता है ना, प्रबंधन की आत्मा बोल सकते हो आप, क्या होती है, संदेश। आपको कोई भी प्लान लागू करवाना है, आपके अधीनस्थों के पास वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली, तो क्या काम बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना। आपको आपके सभी एम्प्लॉयज़ को सुबह 7 बजे बुलाना था, ठीक है, फील्ड पर, या चुनाव के समय चुनाव हो रहा था, चुनाव हो रहा है और जितने भी पटवारी है सभी को कहा गया है कि आप सभी की चुनाव में ड्यूटी लगाई जाती है। अब पटवारी को पास ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं गई, तो 7 बजे आ पाएंगे क्या? तो संदेश, ठीक है, संप्रेषण, संदेशवाहक, संप्रेषण मतलब बातचीत और संदेशवाहन मतलब मैसेज, ठीक है। जो भी ऊपर से आदेश वगैरह आ रहे हैं वो सब व्यक्तियों तक समय पे पहुंचना चाहिए, तभी वो व्यक्ति उस प्लान को आगे कर पाएंगे। देखिए प्रबंध प्रक्रिया में अभिप्रेरणा के बाद संप्रेषण का स्थान आता है। यह प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। संप्रेषण से आते सूचनाओं का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, दूसरे से दूसरे व्यक्ति, एक स्थान से दूसरे स्थान को संदेश वहन करना, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन, कोई लेटर राज्य सरकार से आता है सभी जिला मुख्यालय पर, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया। एक विभाग से दूसरे विभाग में भी जा सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भी जा सकता है। तो ये क्या हो गया, संदेश हो गया, ठीक है, जिसे दूसरे व्यक्ति तक आसानी से, मतलब इसमें संदेश की बात की जा रही है कुल मिला के, ठीक है, कि यहाँ से वहाँ भेजना संदेश हमें, वहाँ से यहाँ जो भी संदेश दिया गया है वो समय पर सबके पास पहुँच जाए, ठीक। देखिए इसके बाद और क्या है, अगला लास्ट पॉइंट बचा है हमारा, ये पूरा संदेश की बात कर रहा है कि संदेश कितने प्रकार का होगा। अब देखिए अधोमुखी, अपरिमुखी, क्षैतिज संप्रेषण, अधोमुखी संप्रेषण। तो देखिए आप लोगों के सिलेबस में एक टॉपिक है संप्रेषण, क्या है, संचार। संचार एक अलग टॉपिक है, ठीक है, तो उसमें हम इसको और अच्छे डीप से समझेंगे और उसमें मैं डायग्राम से भी आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो ये अभी हम छोड़ देते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। तो ये हम कहाँ पढ़ेंगे, जब संचार कौशल स्पेशल आएगा, आपके दिया हुआ है आपके सिलेबस में स्पेशल कि संचार कौशल क्या है, ठीक है, तो उसमें ये सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे, ठीक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, जो 7वां पॉइंट है हमारा नियंत्रण। अब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको कंट्रोल भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब जो आपने प्लान वगैरह सब बनाया, अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। प्रबंध प्रक्रिया के क्रम में अंतिम तथा अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य नियंत्रण करना होता है। इसका आशय उन उपायों या कार्यकलापों से होता है जो संस्था या उपक्रमों के व्यवसाय को सुनिश्चित योजना के आधार पर चलाए जाने के लिए अपनाए जाते हैं, ठीक है। नियंत्रण के अंतर्गत यहाँ देखा जाता है कि उपक्रम के सभी कार्य योजनाओं के अनुरूप चल रहे हैं या नहीं। जैसे नियंत्रण, कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि जो भी प्लान बनाया है हमने वो हमारी योजनाओं के अनुरूप चल रहा है या नहीं चल रहा है, उस पर पूरा कंट्रोलिंग है या नहीं है आप लोगों की, ठीक है। जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, उनका पूरा कंट्रोल है या नहीं है, ये बात कही गई है इस पॉइंट में। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समन्वय। समन्वय का मतलब क्या होता है, तालमेल बिठाना, ठीक है। अगला जो पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, तालमेल बिठाना। जैसे हमारी जो भी संस्था है या जो भी हमारा विभाग है, हम उसमें काम कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि हम समन्वय ही नहीं बिठा पा रहे हैं, ठीक है।
सभी कर्मचारी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है, एक समूह के रूप में कार्य नहीं कर पा रहे हो तो हमारा प्लान सफल नहीं होगा। तो देखिए समन्वय कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कर्मचारी के कार्यों कलापों में समन्वय स्थापित करना, ठीक है, जितने भी कर्मचारी हैं उनके कार्यों में क्या करना है आपको, समन्वय मतलब तालमेल बिठाना है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें समन्वय की बात की गई है। कुछ प्रबंध शास्त्री समन्वय को प्रबंध का पृथक कार्य मानते हैं। अब कुछ बोलते हैं कि भैया ये भी ध्यान रखना, कुछ मानते हैं, ठीक है, सभी नहीं मानते हैं, समन्वय को प्रबंध का एक पृथक कार्य मानते हैं, ठीक है, जबकि कुछ मत इससे सहमत नहीं है। उनके अनुसार प्रबंध का सार है कि प्रबंध सभी कार्यों व प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है, ठीक, मतलब समन्वय सभी कार्यों और प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। कुछ ये मानते हैं और कुछ मानते हैं कि ये अलग अलग है दोनों, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इस संबंध में चाहे जो भी मत हो, परंतु इतना अवश्य है कि उपक्रम के कुशल संचालन के लिए प्राप्त विभागों में समन्वय होना आवश्यक है, ठीक है, मतलब समन्वय होना मतलब तालमेल बिठाकर काम करना है आपको। अगर तालमेल नहीं बिठाओगे तो आपकी प्लान कितना भी अच्छा हो सफल नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति कोई भी पूरा प्लान सफल नहीं बना सकता है, और सफल बनाने के लिए आपको सभी का सहयोग होना चाहिए, ठीक है, मतलब सब लोगों में आपस में समन्वय हो, ठीक। अब देखिए इसके बाद प्रबंध का जो पार्ट बी है उसकी बात करते हैं। अब प्रबंध के कार्य के अलावा प्रबंध के सहायक कार्य भी होते हैं। क्या होता है अगला हमारा, प्रबंध के सहायक कार्य, ठीक है, सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब प्रबंध जो कर रहे हैं हम उसके कुछ सहायक कार्य, कुछ मुख्य कार्य अभी तक जो पढ़े हैं आप लोगों ने वो क्या है, प्रबंध के मुख्य कार्य। अब प्रबंध के कुछ सहायक कार्य, अब देखिए प्रबंध के सहायक कार्य देखते हैं हम कौन कौन से सहायक कार्य हैं। तो देखिए पहला है प्रबंध का सहायक कार्य नववर्तन, मतलब इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है कि जिससे आपकी जो भी संस्थाएं, जो भी आपका विभाग है उसमें नई नई चीज़ें लाना है आपको, ठीक है, इनोवेशन करना है, ठीक है, जैसे जो कार्य है उसको एडवांस बनाना है, उसमें किस प्रकार से हम और अच्छे से अच्छा कर सकें, ठीक है, उसे बोलते हैं इनोवेशन, मतलब बेटर करना है, उसको नई नई चीज़ें लेकर आना है, ठीक। देखिए पहले अगर हम बात करें क्लास में हम पहले व्हाइट बोर्ड पे पढ़ते थे, आज हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, इनोवेशन है, नई नई चीज़ें ला रहे हैं हम, ठीक, तो ये इनोवेशन है, ठीक। और पढ़ाने के तरीके में चेंजेस लाते रहते हैं हर बार, अभी ऐसे पढ़ाया फिर मैप से पढ़ाते हैं, कभी डायग्राम बना के पढ़ाते हैं, कभी ओरल पूछ लेते हैं, तो ये क्या हो गया, नया नया इनोवेशन होता रहता है, ठीक, या कभी ट्रिक से पढ़ा देते हैं, तो ये सब क्या है, इनोवेशन होता है। तो ऐसा ही जहाँ भी जिस भी डिपार्टमेंट में काम करोगे आप पटवारी बनकर, उसमें क्या करना है आपको, नए नए इनोवेशन करना है, ठीक। अब देखिए नववर्तन से आशय निश्चित व्यवस्था में नवीनता लाने से है, मतलब नई चीज़ें लाना है आपको, ठीक है। एक उपक्रम के लिए दीर्घकाल तक व्यावसायिक दशाएं एक समान नहीं रह सकती, अतः प्रबंध में भी। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। अब कुछ लोगों को इससे दिक्कत हो गई कि पटवारी के सिलेबस में 8 सब्जेक्ट जोड़ दिए। कितने सब्जेक्ट जोड़ दिए पटवारी के सिलेबस में, 8 सब्जेक्ट। पहले बहुत कम सब्जेक्ट हुआ करते थे, पहले 100 का पेपर होता था, अब जस्ट यहाँ पर ये 200 का पेपर कर दिया, तो इससे कुछ लोगों को बहुत बुरा लग गया। अब यहाँ पर क्या हुआ भैया कि प्रबंधक जो है ना वो इनोवेशन नहीं करेंगे, चेंजेस नहीं करेंगे। आज जो आप लोगों को अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है, तो ये मान के चलें कि 30 साल में भी अगर व्यक्ति कोई जॉब लेता तो 60 साल तक नौकरी होती है उसकी, तो 30 साल तक वो जॉब करेगा। तो आज 30 साल के बाद जो आप देखोगे क्राइटेरिया, तो कितना चेंजेस आ जाएगा समाज में। इंग्लिश ज़्यादा चलेगी, हिंदी खत्म हो जाएगी लगभग 30 सालों में, कितना एडवांस हो जाएगा, ठीक है, इंग्लिश ज़्यादा यूज़ होने लग जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी, मैनेजमेंट के स्वरूप बदल जाएंगे, इसलिए नई नई चीज़ें लाया है प्रबंधन, ताकि समाज का क्राइटेरिया क्या हो, जो एम्प्लॉयज़ हो वो आप आज की स्थिति को देखकर नहीं भर्ती किया जा रहा है आपको, आने वाले 30 सालों में कितना चेंजेस हो जाएगा। आप बैंक वगैरह में जाते हो, कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जिनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होता है, वो बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, कंप्यूटर पर देख देख के लिखते हैं बटन, तो आप लोगों को कितना इरिटेशन होता है। आप बोलते हो कि यार कैसे लोगों को बिठा के रखा है, तो भैया वो प्रबंधन की गलती कि उस टाइम पर वो व्यवस्थाएँ नहीं थी, अब वो लोग अपने आप को एडवांस नहीं कर पा रहे। तो प्रबंधन इसलिए आज 8 सब्जेक्ट करें, ताकि हमारा जो एम्प्लॉयज़ हो आने वाले 30 साल में उसको ये ना बोलना पड़े कि कैसे को बिठा के रखा है, यहाँ पर काम ही नहीं कर पा रहा है, ठीक, ये समस्या ना सुनना पड़े, इसलिए उन्होंने 8 सब्जेक्ट ऐड किए। तो यही तो प्रबंधन है, इनोवेशन कर रहा है, नई नई चीज़ें ला रहा है वो, ठीक। नहीं तो जो पहले था वही पैटर्न से भी हम करवा सकते थे पटवारी भर्ती। देखिए समय एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करना पड़ता है, तो यही तो है, समय और परिस्थिति के अनुसार सिलेबस में चेंजेस हुआ, इनोवेशन हुआ। जो परीक्षा विभाग था, पटवारी एजेंसी वगैरह थी, उन्होंने क्या करा, उसमें चेंजेस करा, नया स्वरूप लेकर आए, तथा नवीनता लानी होती है। उपक्रम की कुशलता एवं विकास के लिए आवश्यक है कि प्रबंधन परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार नई पद्धतियों
व तकनीकी को प्रयोग में लाएं नव प्रवर्तन के द्वारा व्यवसाय व प्रबंध दोनों ही उन्नति संभव होती है। ठीक है, प्रबंध की कार्य रचनात्मक होते हैं जितने भी प्रबंधिक कार्य होते हैं तथा प्रबंधन की सफलता इसमें नव परिवर्तन लाने पर ही निर्भर करती है। नया चेंजेस लाना है आपको। ठीक है, कुछ भी नया करते रहना है। ठीक है, नया कर रहे हो तो मतलब आप समाज में कुछ अच्छा कर रहे हो, नया नहीं कर रहे हो तो मतलब कुछ नहीं कर रहे हो, आप निष्क्रिय प्राणी हो। तो नए नए इनोवेशन लेकर आना है, समाज में नई नई चीज़ें ट्राई करना है। अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है अगला, प्रतिनिधित्व। ठीक है, अब देखिए एक प्रबंधक को अपने उपक्रम के विभिन्न उपक्रमों के भार और अन्य व्यवसायिक संगठनों की बैठकों में भाग लेना पड़ता है। अतः इन बैठकों में वह अपने विभाग उपक्रमों का प्रतिनिधित्व करता है और वह उसकी छवि प्रस्तुत करता है और उसका मूल्यांकन करने के अवसर प्रदान करता है। अतः प्रतिनिधित्व प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। जो भी लीडर होगा वो क्या करेगा, सभी डिपार्टमेंट अपनी विशेषताएं बताएगा कि हमने भैया ये करा। जैसे कुछ एनजीओ वगैरह होते हैं, वो लोगों के लिए अलग अलग प्लान लेकर आते हैं। कुछ एनजीओ बाल विवाह रोकने के लिए कार्य करते हैं, कुछ एनजीओ लड़कियों के एजुकेशन के लिए कार्य करते हैं। और वो जब सरकार के सामने मीटिंग होती है या एनजीओ अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं तो बताते हैं कि हमने भैया इतनी लड़कियों के बाल विवाह रुकवाएं, इतनी लड़कियों को हम फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। तो प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट क्या है आपका, तो देखिए निर्णयन, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, प्रबंध समय समय पर निर्णयन का कार्य करना होता है, डिसीजन लेना पड़ते हैं समय समय पर। ठीक है, कार्य के विभिन्न विकल्पों से सर्वोच्चतम विकल्प का चुनना ही निर्णयन कहलाता है। देखिए जो भी आपके पास काम है उसमें सबसे अच्छा विकल्प जो है चुनना, वही तो निर्णय है। ठीक है, मतलब जो आप कार्य कर रहे हो उसमें सबसे अच्छा बेटर क्या है, ठीक है, वही निर्णय, डिसीजन, विकल्प। ठीक, इसके बाद देखिए सौदेबाजी। अब प्रबंधन में सौदेबाजी भी होती है कई बार। अब किस टाइप की सौदेबाजी की बात की जा रही है यहाँ पर, उसकी बात करते हैं। वीडियो को शेयर कर दें तब तक हम, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए सौदेबाजी। ठीक है, विभिन्न स्तरों पर प्रबंधकों को सौदेबाजी करना होती है, करने का कार्य करना पड़ता है। उदाहरणतः सेवी वर्ग, प्रभु का श्रम, संघों, श्रमिकों के साथ मजदूरी, बोनस के संबंध में सौदेबाजी करना पड़ती है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कर्मचारी वगैरह हड़ताल वगैरह कर देते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाओ। जैसे अभी मध्य प्रदेश में चल रहा है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो बोल रहे हैं कि हमें पुरानी पेंशन दी जाए, उसके लिए विरोध कर रहे हैं। तो अब सरकार यहाँ पे कुछ सौदेबाजी करेगी, कुछ नया प्लान लेकर आएगी। ठीक है, कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे मान जाओ उसमें, क्योंकि सरकार को बहुत लॉस हो रहा है। ठीक है, सैलरी का लगभग 50% उन्हें पेंशन के रूप में देना पड़ता है पुरानी सैलरी के हिसाब से। ठीक, अब नई सैलरी जो नया पैटर्न आया उसमें बहुत कम सैलरी पेंशन देना पड़ती है उनको, कुछ 2-3-4 हज़ार में काम हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे सरकार अभी ये प्लान लागू है 2000 के बाद से, तो अब सरकार सारे लोग विरोध कर रहे हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं। तो यहाँ पर क्या हो रही है कि कुछ सौदेबाजी होगा, बीच का रास्ता निकालेंगे, ये ले लो वो कर लो, ऐसा ये मिल जाएगा वो थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, तो ये सौदेबाजी हो गई। अब देखिए इसके बाद अगला जो है हमारा पॉइंट, शोध कार्य, रिसर्च वर्क। हमें क्या करना है, संस्था को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा रिसर्च करते रहना है, नई नई चीज़ों पर शोध करना है। ठीक है, शोध कार्य, नव परिवर्तन तभी संभव होता है जब कि व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्र, उत्पादन विधियों, क्रय विक्रय, प्रबंध आदि में निरंतर शोध कार्य चलता रहता है। अतः प्रबंध का कार्य होता है कि वह उपक्रम में विभिन्न क्षेत्रों, स्तरों, शोध कार्य को प्रोत्साहन देकर प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर निर्णय ले। ठीक है, मतलब शोध कार्य मतलब नया नया रिसर्च करना, जैसे कार्य करने की नई नई मेथड निकालना, नई नई विधियाँ निकालना, आप कार्य करने में किस प्रकार का नयापन ला सकते हो। ठीक है, तो ये शोध कार्य कह रहा है। अब देखिए ये टॉपिक हो गया आपका। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, और चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।